दोस्तों 5 अगस्त का दिन भारत के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि 5 अगस्त 2021 को भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद कोई मेडल जीता है ओलंपिक्स में। इससे पहले साल 1980 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था मॉस्को में, और उसके बाद से आज तक 41 सालों में भारत की हॉकी टीम एक भी मेडल ओलंपिक में नहीं जीत पाई थी। अगर इतिहास की बात करें तो भारत की हॉकी टीम ने सबसे ज्यादा ओलंपिक्स मेडल जीते हैं। एक वो दौर था जब एक तरफा राज होता था भारत की हॉकी टीम का। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हॉकी का फैन होगा जिन्होंने मेजर ध्यानचंद का नाम नहीं सुना होगा। कितने लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि मेजर ध्यानचंद क्या करते थे, कौन सा गेम खेलते थे, लेकिन नाम सबने सुना होगा। कहते थे कि उनकी स्टिक में एक जादू था, जब बॉल उनके पास आती थी ना तो बॉल उनकी स्टिक से चिपक जाया करती थी। तो आज सभी बातों के बारे में बात करेंगे कि हॉकी का इतिहास कैसा रहा था, कब तक भारत ने मेडल्स जीते और क्या ऐसे रीजंस रहे कि भारत को 41 साल का वेट करना पड़ा ओलंपिक में हॉकी में मेडल जीतने के लिए, और क्या ऐसी पिछले 4-5 सालों में चीजें हुई है जिससे कहा जा रहा है कि भारत का वो युग वापस आने वाला है और भारत फिर से हॉकी की फील्ड में एक तरफा राज करेगा। तो दोस्तों भारत ने हॉकी में अपना पहला मेडल ओलंपिक में 1928 में जीता था, जो कि एक गोल्ड मेडल था। उसके बाद 1956 तक लगातार हर बार गोल्ड मेडल हॉकी में भारत का ही आता था। फिर साल आया 1960 के ओलंपिक में भारत का फाइनल में मुकाबला हुआ पाकिस्तान से, जिसमें भारत को हार का स्वाद चखना पड़ा। पाकिस्तान ने वो मैच जीता और भारत की हॉकी टीम को पहली बार सिल्वर से ही सेटिस्फाइड होना पड़ा। लेकिन अगले ही ओलंपिक ने भारत ने इस हार का बखूबी बदला लिया और 1964 के ओलंपिक के हॉकी के फाइनल में पाकिस्तान को धूल चटाते हुए भारत ने फिर से गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1968 ओलंपिक्स की, जो कि मैक्सिको में हुए थे, तो पहली बार ऐसा मौका आया था जब भारत की टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करा था और भारत ने सेमीफाइनल में जर्मनी को हराते हुए ब्रोंज मेडल अपने नाम किया था। तो भारत का हॉकी में पहला ब्रोंज मेडल था ये। उससे पहले सारे गोल्ड थे और एक सिल्वर मेडल था। फिर 1972 के ओलंपिक्स गेम्स जो म्यूनिक में हुए थे, उसमें भी भारत को ब्रोंज मेडल से ही संतोष करना पड़ा। उसके बाद भारत ने अगला ओलंपिक खेला 1980 मॉस्को में, जिसमें भारत ने शानदार वापसी करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इंडिया की हॉकी टीम ने स्पेन को फाइनल में हराते हुए 8वां गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। और 1980 के 41 साल बाद 5 अगस्त को भारत ने ब्रोंज मेडल जीता है। तो इसीलिए 5 अगस्त की तारीख भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों ये तो बात हो गई कि इंडिया की हॉकी टीम का क्या पास्ट रहा था, लेकिन अब बात करेंगे कि क्या ऐसे रीजंस थे कि हॉकी टीम को 41 साल तक ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए वेट करना पड़ा। तो दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा रीजन माना जाता है वो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इसका क्या मतलब है कि जब 1960s के बाद 1970 के आसपास इंडिया में जो स्पोर्ट्स फेडरेशन होती थी, उनके सारे प्रेसिडेंट्स जो थे, उनके जो देख रेख करते थे, जो सारा संचालन करते थे, पहले वो स्पोर्ट्समैन होते थे। लेकिन 1970s के आसपास सारी फेडरेशन के प्रेसिडेंट या तो कोई पॉलिटिशियन हो जाते थे या फिर IAS ऑफिसर हो जाते थे, जिनको स्पोर्ट्स की बहुत ज्यादा नॉलेज थी नहीं। और उसकी वजह से गुटबाजी का होना, परिवारवाद का होना, अपने लोगों को बढ़ावा देना, ये चीजें इतनी ज्यादा हो गई थी कि इनका असर बहुत साफ देखने को मिल रहा था स्पोर्ट्स के ऊपर। उस टाइम पे कई प्लेयर्स जो कि इंडिया के लिए मेडल्स ला रहे थे, 1964 ओलंपिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उस टाइम पे चल क्या रहा था कि जो प्लेयर टीम के लिए परफॉर्म कर रहे थे, मेडल्स ला रहे थे, उनको प्रेफरेंस ना देकर उनको ज्यादा महत्व दिया जा रहा था जिनके अच्छे कॉन्टेक्ट्स थे, जो गुटबाजी कर रहे थे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, गुरबख्श सिंह, जिनका 1964 के ओलंपिक में बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा था, लेकिन उनकी जगह पर प्रीतपाल सिंह को कप्तान बना दिया गया था, जिसके बाद पूरे कंट्री में उनका इतना विरोध हुआ कि लोग डिमांड कर रहे थे कि गुरबख्श सिंह को ही कैप्टन बनाया जाए। इस विरोध के बाद दोनों को संयुक्त कैप्टन बनाया गया टीम का। ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल देखने को मिलता है शंकर लक्ष्मण शेखावत के रूप में, जो भारतीय टीम के 1966 में कैप्टन रहे थे जब भारतीय टीम एशियन गेम्स खेलने गई थी और 7वां गोल्ड मेडल जिताने में टीम को अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उनके 1970 के ओलंपिक में जगह भी नहीं दी गई थी उन्हें। और ये क्यों था? ये पॉलिटिक्स की वजह से, क्योंकि ये भी इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे थे। ऐसी ही तीसरी खबर मैं आपको बताऊं तो साल 1998 में धनराज पिल्ले, जो कि इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे, उन्होंने एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल जितवाया था। लेकिन जब वो मेडल जितवा के लाए तो उन्होंने गवर्नमेंट से कुछ सुविधाओं की बात करी कि उन्होंने कहा कि इंडियन हॉकी टीम को ये चीजें दी जानी चाहिए, इंडियन हॉकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती
सकती है, और ये अपने हक मांगने की वजह से उनको कैप्टन की पद से हटा दिया गया था। तो ये इनाम मिला दोस्तों उन्हें एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल जिताने का। फिर 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में भारत का क्या हाल हुआ था वो तो सब जानते हैं। इंडिया की टीम दोस्तों ओलंपिक के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाई थी। 2008-9 के आसपास ही इंडियन हॉकी फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट के ज्योति कुमारन, उनको एक स्टिंग ऑपरेशन में घूस लेते हुए पकड़ा गया था, जिसके बाद से इंडियन हॉकी फेडरेशन को रद्द कर दिया गया था और वुमेन्स हॉकी फेडरेशन को भी उसके साथ ही रद्द कर दिया गया था। और उसके बाद सन 2010 में नए संगठन का गठन हुआ था जिसका नाम था हॉकी इंडिया। खैर हॉकी इंडिया के बनने के बाद भी बहुत ज्यादा बड़े ड्रास्टिक चेंजेस देखने को नहीं मिले थे, और 2012 के लंदन ओलंपिक्स में इंडिया ने हालांकि क्वालिफाई तो कर लिया था, पर इंडिया एक भी मैच जीतने में सफल नहीं रहा था। इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि 1975 में इंडियन हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट अश्विनी कुमार ने इस्तीफा तक दे दिया था। मतलब वो इतने परेशान हो गए थे कि ना तो टीम्स को फंडिंग मिल रही थी, मतलब टीम के पास इक्विपमेंट्स तक नहीं थे, और इतनी ज्यादा गुटबाजी हो गई थी कि उनको कुछ काम ही नहीं करने दिया जा रहा, जिसकी वजह से उन्होंने रिजाइन दिया और वहीं से इंडिया की हॉकी टीम का पतन स्टार्ट हुआ था। तो दोस्तों ये तो पहला रीजन हो गया कि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से हॉकी का इतना बुरा हाल हो गया इंडिया में। दूसरा रीजन जो यहाँ पर समझ में आता है, जो लोग बोलते भी है कि 1976 में एस्ट्रोटर्फ का वहाँ पर आना हुआ था। गेम्स पहले जो है ग्राउंड में खेले जाते थे घास पर, उसके बाद 1976 में एस्ट्रोटर्फ आ गया था। तो इंडिया के प्लेयर्स को क्या है, उसका एक्सपीरियंस नहीं था पहली चीज तो, और उनको प्लेयर्स को सारी सुविधाएं भी नहीं दी जाती थी। इंडिया में कई ग्राउंड्स में एस्ट्रोटर्फ उनको नहीं मिलता था प्रैक्टिस करने के लिए। फिर दूसरा जो स्टिक्स होती थी, जो कार्बन फाइबर स्टिक्स होती हैं, वो प्लेयर्स को जो कि दी जानी चाहिए थी 1980 के आसपास, वो सन 2000 तक उनको नहीं दी गई थी। यानी कि आप सोच सकते हैं सुविधाओं का और इक्विपमेंट्स का कितना भारी अभाव था इंडियन हॉकी टीम के पास। तो दोस्तों ये रीजन इसलिए भी बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं लगता, क्योंकि इंडिया के साथ साथ वो तो हर कंट्री के लिए एस्ट्रोटर्फ आया था। तो पाकिस्तान भी तो ऐसी कंट्री थी जहाँ पर बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहा है बीते कुछ सालों में इंडिया से। तो ये कहना भी बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि एस्ट्रोटर्फ के आने से इंडिया की हॉकी टीम का गेम खराब हुआ है। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान की टीम भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती। तो सबसे बड़ा रीजन यही माना जाता है कि एक तो इंटरनल पॉलिटिक्स और दूसरा सुविधाएं जो टीम को नहीं दी गई है। तीसरा रीजन दोस्तों यहाँ पर जो समझ में आता है वो है क्रिकेट की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी। 1980 में इंडिया की टीम ने लास्ट गोल्ड मेडल जीता था हॉकी टीम ने। उसके बाद 1983 में इंडिया ने क्रिकेट में अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था, और उसके बाद मानो क्रिकेट का तो एक बुखार सा चढ़ गया था पूरी कंट्री को। हर जगह क्रिकेट की ही बातें होने लगी थी, और वर्ल्ड कप जीतने के बाद जैसे आपको पता होगा गली गली में क्रिकेट शुरू हो जाता है। तो वहां से तो क्रिकेट का बढ़ना चालू हुआ, और उसी दौरान हॉकी का नीचे आना चालू हुआ। तो अब आप देख सकते हैं पिछले 30-35 साल में क्रिकेट कहां से कहां पहुंच गया है। जैसे कि कितने लोग बात करते हैं पाकिस्तान के पुराने क्रिकेटर्स की, हम बात सुनते हैं। एक दौर वो हुआ करता था जब इंडिया की टीम पाकिस्तान के सामने टिक भी नहीं पाती थी क्रिकेट में, बट क्रिकेट के ऊपर इतनी मेहनत करी गई, इतने रिसोर्सेज दिए गए, इतना पैसा खर्च किया गया। आज आप देख सकते हैं इंडिया की टीम वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट करती है। लेकिन वहीं हॉकी की टीम को अगर आप देखो तो हॉकी का स्तर बहुत नीचे जा चुका है। तो ये 3 रीजन है जो हमने आपको बताए हैं, जो हॉकी को नीचे ले जाने में जिनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे अहम मुद्दे के बारे में, कि 3-4 साल में पिछले में ऐसा क्या हुआ है कि हॉकी इंडिया वापस से अपनी लय पकड़ रहा है। तो दोस्तों 41 साल बाद जो मेडल आया है, अगर इसका किसी आदमी को क्रेडिट दिया जाना चाहिए तो वो है उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को। देखिए वो तो सब जानते हैं कि मेहनत पूरी खिलाड़ी करता है, सारा कुछ उसका होता है, लेकिन जो उनको एक मोटिवेशन चाहिए होती है, जो सपोर्ट चाहिए होती है, उसका भी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल होता है। तो दोस्तों हॉकी टीम की सक्सेस के पीछे राज है नवीन पटनायक जी का। उनको मैं सलाम करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से भारत की हॉकी टीम का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। इस बार तो ब्रोंज से ही, अगली बार गोल्ड मेडल ही आएगा। दोस्तों नवीन पटनायक जो है ये उड़ीसा के सीएम है, और पिछले 14-15 साल से यही सीएम है, और उन्होंने पूरे इंडिया में उनका एक रिकॉर्ड है कि सबसे लंबे समय तक अगर कोई सीएम रहा है किसी स्टेट का तो वो नवीन पटनायक जी ही है। हालांकि ये लाइमलाइट में रहते नहीं है, इनको शौक नहीं है, लेकिन जब से कल से टीम ने मेडल जीता है, हजारों आदमी इनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। लोगों को पता भी नहीं है कि इनकी बातें क्यों हो रही है। जब हमने रिसर्च करी तो पता चला कि भाई सारा क्रेडिट ही इनको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने हॉकी टीम के लिए बहुत बड़े बड़े काम करे हैं। 2018 में पहली बार ये चीज देखने को मिली कि किसी स्टेट ने नेशनल टीम को स्पॉन्सर किया हो। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा स्टेट ने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है इंडियन हॉकी टीम के साथ, मैन और वुमेन दोनों के साथ, और उनको पूरी तरीके से स्पॉन्सर कर रही है उड़ीसा की सरकार। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने चैंपियंस ट्रॉफी करवाई वहां पर, और कई टूर्नामेंट करवाए बड़े बड़े। 2023 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है हॉकी का, उसकी
भी मेजबानी उड़ीसा सरकार को दे दी गई है। और ये जो उड़ीसा की गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है ना हॉकी टीम को, उनका बजट इतना है कि पहले जो इंडियन हॉकी फेडरेशन को एक बजट अलॉट किया जाता था उससे 3-4 गुना ज्यादा है। तो खिलाड़ियों को अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है, अच्छे इक्विपमेंट्स मिल रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉपर जगह मिल रही है। उसी का ये नतीजा है कि इंडिया की हॉकी टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों अगर ऐसे ही सारे स्टेट्स की सरकार आगे आए और एक एक स्पोर्ट्स को भी चुन लेना कि हमारा स्टेट इस स्पोर्ट को आगे बढ़ाएगा, तो अब आप सोच सकते हैं कि इंडिया के ओलंपिक्स में कितने ज्यादा मेडल्स आ सकते हैं। तो दोस्तों लोगों के मन में, हमारे मन में सवाल आता है कि जहाँ रशिया हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, जापान 20-20, 30-30, 40, 50-50 गोल्ड मेडल जीतता है, वहीं इंडिया में 3-4 मेडल्स आते हैं और गोल्ड मेडल तो एक भी नहीं आता है। तो ऐसे क्या रीजन है, हम उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन समाधान दोस्तों उसके यही हो सकते हैं कि हमारे सारे स्टेट्स गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए गेम्स को। जिस तरीके से हरियाणा करता है, पंजाब करता है, उड़ीसा कर रहा है, उसी तरीके से सारे स्टेट्स को आगे आना चाहिए। और सबसे बड़ा जो एक सॉल्यूशन हो सकता है इस चीज का, वो ये है कि इंडिया की कॉर्पोरेट कंपनीज को आगे आना चाहिए। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, उसके बाद महिंद्रा ग्रुप हो गया। महिंद्रा जी जिनको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, बहुत एक्टिव रहते हैं, लोगों की बधाइयां देते हैं, लोगों को उनके काम को सराहते हैं, अवार्ड भी देते हैं लोगों को। तो ऐसे लोगों को आगे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे तो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सकता है कि इंडिया आने वाले कुछ सालों में मेडल्स की लाइन लगा देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।